आपके करियर में कई फिल्में ऐसी हैं जिसने भारतीय सिनेमाई इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है। ये तो सलाह होना ही था। आशुतोष ग्वारी का डायरेक्टर साहब से मिला, फिर उन्होंने कहा कि ये 11 हीरो खड़े हैं मेरे गांव के। लगान इतना बड़ा गुमान कर रहा है, सचमुच गुमान है कि लगान जैसी फिल्म हमने की है कि सुबह 6 बजे हमारी एक्टर्स की एक बस होती है, जो नहीं आया और रह गया। आपकी बस छुट्टी कभी सर? आमिर खान की बस छुट्टी। सरफरोश मैंने की थी, मिर्ची सेठ किरदार किया था। फिल्म सुपर हिट हुई, 4 सप्ताह के बाद कारगिल हो गया 99 में। फिल्म अभी थिएटर में ही थी, फिल्म का मीनिंग बदल चुका था, ऑडियंस की पॉइंट ऑफ व्यू बदल चुकी थी। लेजेंड ऑफ भगत सिंह, इस फिल्म में आप चंद्रशेखर आजाद की भूमिका में थे और जी। मुझे याद आता है वो सीन जहां पर आप खुद को गोली मारते हो। आप उस सीन होने के बाद राज जी ने पैकअप कर दिया। उसके बाद मूड नहीं था कि शूट करें कुछ और। मुझे एक फोन आया कि मैं यशराज फिल्म से बोल रहा हूँ और यश जी आपसे मिलना चाहते हैं। यश जी मिलना चाहते हैं मुझसे? कहा जी सर। मैंने कहा क्यों मजाक कर रहा है यार, कौन बोल रहा है? मैंने वही देखा जब शाहरुख खान को भी दिखा रहे हैं एक्ट करके कि नहीं इतना मत हिल। फिल्म का नाम है गंगा जल, प्रकाश झा उसके डायरेक्टर। ये डायलॉग कहाँ से आया? ये तो साला होना ही, ये प्रकाश झा जी ने दिया, ये स्क्रिप्ट में था। ये बिहार को लेके जो इमेज क्रिएट कर दी गई सर, बिहारी को वजह गाली के तौर पे भी इस्तेमाल किया गया। हम तो छाती ठोके कहते हाँ हम बिहार से हैं, जबकि कई बिहारी लड़के छुपाते थे, नो आई एम फ्रॉम दिल्ली। हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट्स। और आज हमारे साथ हैं अखिलेंद्र मिश्रा सर, जिनको आपने लगान में, सरफरोश में, रेडी, गंगा जल जैसे कमाल की फिल्मों में अभिनय करते हुए देखा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर पॉडकास्ट पे आने के लिए। सर एक बिहारी के यहाँ एक बिहारी आया है, ये तो साला होना ही था। अरे कैसे हैं सर आप? मैं बहुत ही दुरुस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ, अच्छा हूँ। सबसे पहले जिक्र करते हैं लगान का। इस फिल्म में जो यूनिक बात मेरे को लगी, आपका जो कैरेक्टर था वो गांव में रह रहा है, लेकिन उसका स्पाइक बालों में है, वो स्पाइक लगा के रखा हुआ है। हाँ, ये इस पे तो मैंने कभी सोचा नहीं कि गांव का किरदार स्पाइकी हेयर। इनफैक्ट लगान के जो हेयर और मेकअप के लिए 2 महिलाएं आई थी कनाडा से, जो हॉलीवुड में काम करती हैं। तो उसी में से एक ने बाल पूरी कटिंग कर दी, मेरी छोटे छोटे कर दिए, और उसने पूरे बाल में वैक्स लगा के पूरा ऐसे 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 कर दिया। मैंने देखा कि ये क्या है भाई, कहा एकदम ओके। मैंने कहा है मेरा बाल ऐसे ही रहेगा? कहा कि हाँ। तो फिर वो पूरा स्पाइकी हेयर हो गया, पूरी फिल्म उसी में शूट हुई। बाद में मुझे पता चला कि इसको स्पाइकी हेयर कहते हैं और ये फैशन में है, और पहले बाहर विदेशों में था, अब इंडिया में भी बच्चे ऐसा बाल रखने लगे हैं। और ये लगान में जो अर्जुन है, जो किरदार मैं कर रहा हूं, ये इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम लेके आए हो स्पाइकी हेयर। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो वो वैसा कुछ भी नहीं था कि गांव का है तो स्पाइकी हेयर रखा जाए, वो उन्होंने बनाया और वैसा हो गया। नहीं बिल्कुल सर, वो बहुत ही अद्भुत किरदार है आपका। लगान फिल्म का अपने करियर में आप क्या योगदान मानते हैं सर? लगान तो एक ऐसी फिल्म है जिसके बिना भारतीय सिनेमा का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। बिल्कुल। और और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस तरह की फिल्म आई मेरे कैरियर में। आपको मालूम है लगान लॉन्गेस्ट शेड्यूल्ड फिल्म है अच्छा, वर्ल्ड में। वन स्ट्रेच कितना दिन का था सर ये? 6 महीने का था, 2 जनवरी से 18 जून तक। डेट भी याद है आपको? जी। तो और फिल्म उसके बाद जिस तरह से बनी, जिस तरह से काम किया पूरी यूनिट ने, सारे कलाकारों ने, वहाँ के लोकल कलाकारों ने, लोकल जो हैंड्स थे भुज के, कुनरिया और कोटाई गांव के। हमने -डिग्री टेम्परेचर भी देखा जनवरी में, और हमने जून में 42 डिग्री टेम्परेचर भी देखा, 44 डिग्री भी देखा। जबकि धूप में जो आप कपड़े पहने हम लोग, बंडी जी। वो आप देख सकते हैं कि कैसा है। ये पूरा बांह खाली है, ये पूरा खाली है, तो धूप लगता था कि कांटा चुभ रहा है इस तरह से। तो वो एक अनुभव अपने आप में कमाल अनुभव था, एक पूरे परिवार का। लेकिन इसमें मालूम है आपको, इसका पूरा विश्लेषण जब मैं करता हूं तो 6 महीने का शेड्यूल इस तरह से करना, अच्छे भाग जाएं, शूट का शेड्यूल कंप्लीट होने का पूरा श्रेय जाता है प्रोडक्शन का मैनेजमेंट
और वो आमिर खान प्रोडक्शन और पहली फिल्म, और जो मैनेजमेंट था वो अद्भुत था, कमाल। मैंने एक तिनका भर आपके पास न तो शिकायत करने का मौका था, न तो कोई आलोचना करने का मौका था, ना कोई सुझाव देने का मौका था। इतना कमाल का हर तरह से, हर विभाग में जो मैनेजमेंट था वो अद्भुत था। इसीलिए 6 महीने का शेड्यूल कंप्लीट हुआ, मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ आप लोग कहाँ सर, होटल में रहते थे, किसी के घर पे रहते थे, कैसे, मतलब नहीं, वहाँ एक नई बिल्डिंग बनी थी, सहजानंद टावर। ओके। और नई बिल्डिंग अभी पोजीशन नहीं दिया गया था, अभी शायद एक आध दो परिवार को पोजीशन दिया गया था, क्योंकि भुज में कोई होटल नहीं था कि इतनी बड़ी यूनिट आए। इंडियन एक्टर्स के साथ साथ ब्रिटिश एक्टर्स भी थे, तो उन्होंने सहजानंद टावर जो बना था उसको उन्होंने हायर कर लिया 6 महीने के लिए। और हर कमरे को 5 स्टार होटल में कन्वर्ट कर दिया। हर कमरे में इंटरकॉम था, हर कमरे में बिस्तर लगे, वैसे ही गोदरेज के बड़े बड़े अलमारी दिए गए लोहे के लॉकर्स के साथ। हर कमरे में वैसे ही गीजर और वैसे ही अटैच बाथरूम, सारी चीजें। हाँ, टेलीविजन कॉमन रहेगा, वो हॉल में होता था, क्योंकि फ्लैट सिस्टम था। 3-3 कमरे होते थे एक ये फ्लैट में, तो हॉल में टेलीविजन कॉमन होता, जिसको टेलीविजन देखने का समय भी नहीं था, क्योंकि सुबह ही हम लोग जाते थे 6 बजे और शाम को आते आते 8 बज जाता था। तो चूंकि जो डिस्टेंस था वो 26 किलोमीटर दूर था, भुज से कुनरिया गांव, तो हम लोग से रोज सुबह जाते थे, रोज आते थे। तो वो टावर जो है उसको होटल कन्वर्ट कर दिया, बाद में उसको फिर रिटर्न कर दिया। लेकिन जब 2001 में जब वो आया भूकंप, उसमें सहजानंद टावर ऐसे फट के गिर गया। 2002 में आया था शायद, 2002 जनवरी में। तो सहजानंद टावर वो फट के गिर गया था, एकदम ध्वस्त हो गया था। कई, मैंने पूरा अच्छे मोनूमेंट्स वहां भुज में ये हो गया, क्योंकि हम लोग गए, फिर पूरा लगान टीम को लेके आमिर खान गए, भुज विजिट किया, कुनरिया गांव विजिट किया, कोटाय गांव विजिट किया, सारे किसानों से मिले जिनकी जमीनें इस्तेमाल की गई थी सेट लगाने में। अच्छा। नितिन देसाई ने जो सेट इरेक्ट किया था, पूरा गांव बसाया था, उन्होंने कहा कोई मजदूर नहीं लाऊंगा, गांव के लोग ही बनाएंगे, वो अपनी झोपड़ी जैसा बनाते हैं, ताकि वो सारी चीजें, वो डिटेलिंग, वो परफेक्शन, वो लुक, वो फिनिशिंग, वो आए कि कैसा दिखता है। अगर वो अधूरापन रह जाएगा तो वो कैसा लगेगा, वो कैसा रहता होगा, वो रफनेस अगर है तो वो कैसा लगता होगा, गांव वाले जब अपने घर बनाते होंगे। उस तरह का सेट बनाया था, और हम लोग भुज में रहते थे, रोज सुबह 6 बजे जाते थे। हाँ, कमाल बात ये है, हाँ सर, कि सुबह 6 बजे हमारी एक्टर्स की एक बस होती थी, उसको एक्टर बस कहते थे। सारे एक्टर्स, ऑल इंडियन एक्टर्स, ऑल ब्रिटिशर्स, सारे उसी में, इंक्लूडिंग आमिर खान। ये नहीं कि स्टार है तो अलग से गाड़ी, वो भी उसी से जाते थे। उसी बस में 6 बजे तक आ जाना है, बस 6 बजे निकल जाएगी, जो नहीं आया वो रह गया। अच्छा, उसको छोड़ दिया जाता था? छोड़ दिया गया। अब आपकी ड्यूटी है कि कोई प्रोडक्शन की गाड़ी जा रही हो या कैमरे की गाड़ी जा रही हो, तो आप रिक्वेस्ट कीजिए कि मैं छूट गया हूं, मैं आपकी गाड़ी में चल सकता हूं। आपकी बस छूटी कभी सर? नहीं, मेरी बस नहीं छूटी, किसी और की? आमिर खान की बस छूटी। अच्छा, ये बताइए सर। और आमिर खान की बस छूटी और बस चली गई। अच्छा। उसके बाद वो कैमरे की गाड़ी में बैठ के आए। ओके। एक दिन ये हुआ कि वो बस टेक ऑफ ले चुकी थी और वो आए, अरे आ गया हूं, आ गया, रुको रुको रुको, फिर बस में चढ़े। तो ये एक सिलसिला था एक। और वहां जब उतरते थे तो वहां कॉन्टिनेंटल एक तरफ, साउथ इंडियन एक तरफ, पंजाबी एक तरफ, इस तरह से पूरा इंडियन डिशेज, और ये सारे नाश्ता लगे हुए, गरम 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 लगे हुए, यहां से वहां तक। अब जिसको जो खाना है खाइए, फ्रूट्स खाना फ्रूट्स खाइए, जितना जूस पीना जूस पीजिए, एंड फ्रेश जूस, कोई डब्बे वाला नहीं। इस तरह के मैनेजमेंट थे कि बस से उतरे और नाश्ता कीजिए। नाश्ता किया, आपका टाइमिंग आपके कॉल सीट में लिखा हुआ है, कॉल सीट में लिखा हुआ है कि आपका मेकअप इतने बजे है, हेयर इतने बजे है, आपका कॉस्ट्यूम इतने बजे है, इतने बजे आप तैयार चाहिए। और तैयारी के बाद ये नहीं कि अब तैयार हो गया हूं, थोड़ा सेट से घूम के आऊं, नो,
तैयार होके आप वहीं मेकअप रूम में बैठिए चुपचाप, आपके समय के अनुसार बुलाया जाएगा। वहां पे असिस्टेंट डायरेक्टर्स आएंगे और वो आपको लेके जाएंगे। ये भी नहीं कि पैदल ही चला जाऊंगा, ना ना ना, गाड़ी में बैठिए, गाड़ी जाएगी सेट तक छोड़ने। ओके। तो अपने आप में एक अनुशासन, एक प्रबंधन, ये बहुत मायने रखता है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी शेड्यूल को पूरी तरह से पूर्णता के साथ, संजीदगी के साथ उसको फिनिश करने में। ये हमें देखने के लिए मिला। 6 महीने का जो वर्किंग प्रोसेस था वो देखने के लिए मिला, किस तरह से चीजें होती हैं, क्या होती हैं, और उसके बाद फिल्म कैसे कहां पहुंची सर, वही बात। तो वो एक हर पल का एक जो आनंद था, वो आनंद जीवन में एज एन एक्टर मिलना अपने आप में सौभाग्य की बात है। कितने एक्टर हैं, मैं पूछता हूं आपसे, आप भी तो पॉडकास्ट करते हैं, कितने एक्टर हैं जिनके कैरियर में लगान जैसी फिल्म आई है? बहुत कम। कोई कहता है कि आप उनमें से एक हो। मैं तो एक हूं ही। कोई कहता है बड़ा गुमान कर रहा है, सचमुच गुमान है कि लगान जैसी फिल्म हमने की है, उस फिल्म का हिस्सा हम हैं। आपने सर आमिर खान के साथ लगान किया, इसके बाद एक और फिल्म है, उस फिल्म में आपने मिर्ची सेठ का किरदार उसके निभाया। बाद उसके पहले उससे पहले किया था आपने, राइट? मैंने सरफरोश की थी उसके पहले, जॉन मैथ्यू की फिल्म, और सरफरोश मैंने की थी, मिर्ची सेठ किरदार किया था मैंने, और बहुत ही सफल रही वो फिल्म, बहुत सफल रही। लोगों ने बहुत पसंद किया उस फिल्म को, और उस फिल्म के साथ तो ये हुआ कि फिल्म सुपर हिट हुई। 4 सप्ताह के बाद कारगिल हो गया 99 में। फिल्म अभी थिएटर में ही थी, कारगिल के बाद वो ऑडियंस दोबारा पहुंची थिएटर में देखने के लिए। फिल्म का मीनिंग बदल चुका था, ऑडियंस की पॉइंट ऑफ व्यू बदल चुकी थी। अब मैं बैठा हुआ था थिएटर में, अपने दोस्तों के साथ गया था देखने कारगिल के बाद, तो पता चला कि दर्शक डायलॉग बोल रहे हैं। अच्छा, ये है फिल्म की सफलता, कि दर्शक जब आपका संवाद बोलने लगे तो वो एक आनंद कुछ अलग होता है। आमिर खान का कितना योगदान रहता है अपने अभिनेताओं, सह अभिनेताओं के साथ जब स्क्रीन पे रहते हैं तो? नहीं, बहुत आमिर खान को सिनेमा की समझ है, सिनेमा बहुत समझते हो और बहुत डिटेल काम करते हैं, बहुत समझते हैं पहले चीज़ों को, सीन को, और उसके बाद वो सीन करते हैं। यहाँ तक कि वो अपने को एक्टर्स को भी समझते हैं, रिहर्सल करते हैं बाजाबता। अच्छा। ये नहीं कि डायरेक्ट टेक कर लो, नहीं, 1 रिहर्सल, 2 रिहर्सल, 3 रिहर्सल। कोई वाकया आपको याद आ रहा है कि जब रिहर्सल करते करते कुछ नई चीजें निकल के आ गई हों उनके साथ? एक सीन मैं कर रहा था आमिर खान के साथ सरफरोश में, जहाँ वो एसीपी आते हैं मिर्ची सेठ के यहाँ, और मिर्ची सेठ बैठा हुआ अपनी गद्दी पे, और बातचीत होती है, वो फोटो की दिखाते हैं, ये पहचानते हो, ये पहचानते हो, ना ना, ये फिर एक कुंडली दिखाते हैं, और मैं उनको कहता हूँ कि ये कुंडली मैं किसी का भी बना सकता हूँ, आपका भी बना दूँ। तो इस सीन का जब हम रिहर्सल कर रहे थे कि हम लोग, तो मैं रिहर्सल करते वक्त मैंने कुंडली बनाई हवा में, आप चाहें तो मैं आपकी भी कुंडली बना दूँ। तो उन्होंने कहा ये क्या करना है? मैंने कहा कुंडली बना रहा हूँ। उन्होंने भी कोशिश की कि अच्छा ऐसे, अच्छा चलिए आप जब करेंगे तो मैं भी करूँगा कि मैं अब आपकी कुंडली बनाऊँगा। तो उन्होंने ट्राई किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, रहने दीजिए, मैं नहीं करता हूँ। फिर उनको लगा कि नहीं करना चाहिए। तो ये उनमें है कि क्या बेस्ट हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये भी है उनमें कि अगर सीन सामने वाले एक्टर का है तो सीन दे देते हैं, वो कहते हैं कि ये आपका सीन है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है, अमूमन ऐसा होता नहीं है। कोई ऐसा सीन याद आ रहा है आपको जो अपना सीन आपको दे दिए हो? हाँ, उन्होंने सरफरोश में ही कहा मुझे कि आपका सीन है ये, क्योंकि मैं पहली बार तब काम कर रहा था उनके साथ। तो ये सब खासियत है उनमें, ये बड़ा ही अद्भुत। तो वो फिल्म भी सुपर हिट हुई, और उसके बाद ये लगान शुरू हुई। तो लगान के लिए मुझे बुलाया गया, मैं गया, फिर आशुतोष ग्वारी का डायरेक्टर साहब से मिला। फिर उन्होंने कहा कि ये 11 हीरो खड़े हैं मेरे गांव के, लगान
कहीं ना कहीं इस शब्द से मैं वाकिफ थे। वाकिफ भी हूँ और मैं परिचित भी हूँ, मेरा संबंध भी है। मेरे फोर फादर्स ने भी लगान दिया है। तो मैंने कहा कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद हम लोगों का सबका लुक टेस्ट हुआ, स्क्रीन टेस्ट हुआ, वो एक प्रोसेस में गए हम लोग। और उसके बाद स्क्रिप्ट रीडिंग हुई, सारी चीज़ें, कैरेक्टर जब सबका फाइनल हो गया, वो प्रोसेस चलता रहा और फिर लगान हम लोगों ने की, जो इतिहास बना। बिल्कुल, इतिहास की बात आप कर रहे हैं सर, लगान तो ऐतिहासिक फिल्म है ही। आपके करियर में कई फिल्में ऐसी हैं जिसने भारतीय सिनेमाई इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है। इन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म है वीर ज़ारा, डायरेक्टेड बाय द ग्रेट यश चोपड़ा साहब। जी जी जी। इस फिल्म का अनुभव बताइए सर। वीर ज़ारा फिल्म जब बन रही थी तो मुझे एक फ़ोन आया कि मैं यशराज फिल्म से बोल रहा हूँ और यश जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि कौन बोल रहा है? मैं अहमद बोल रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ से? यशराज फिल्म से। नहीं, यश जी मिलना चाहते हैं मुझसे? कहा जी सर। मैंने कहा क्यों मजाक कर रहा है यार, कौन बोल रहा है? यश जी मुझसे मिलेंगे? अच्छा, तो मुझे लगा मेरे कोई दोस्त मजाक कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि आपस में हम लोग बात करते थे कि अब हम यश जी के साथ काम करेंगे, अब मैं इनके साथ काम करूंगा, अब मैं राजकुमार संतोषी के साथ काम करूंगा। मैंने इस तरह से हम लोगों की बातें होती थी। तो फोन आया कि मेरे यश जी मिलना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो मैंने कहा कि कोई मजाक कर रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सचमुच यश जी के साथ मिल रहा हूँ। मैंने कहा आप कौन हैं? कहा कि मैं उनका चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, अहमद। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा है के लिए? तो यश जी एक फिल्म बना रहे हैं, उसके कास्टिंग के सिलसिले में। क्या फिल्म बना रहे हैं? कहा वीर ज़ारा। मैंने कहा वीर ज़ारा, ये कोई नाम है फिल्म का? वीर ज़ारा क्या फिल्म है ये? तो कहा वीर हीरो का नाम है और ज़ारा हीरोइन का नाम है। कहा अच्छा, तो कब मिलना चाहते हैं? कहा बंबई में है। मैंने कहा हाँ। तो आप जब भी समय देंगे यश जी। मैंने कहा मैं समय दूंगा तो यश जी मिलेंगे? कहा कि हाँ आप बताएं। सो कल आप मिल सकते हैं? मैंने कहा हाँ मैं मिल सकता हूँ कल। कितने बजे? 4 बजे। मैंने कहा कल? लेकिन कल तो संडे है। मैंने कहा यार सच सच बता कि कौन बोल रहा है? अब संडे को कोई ऑफिस खुला रहता है, यश जी से मिलेंगे? कहा कि नहीं नहीं सर, अगर आप आ रहे हैं तो यश जी आ जाएंगे। क्या बात। वो बहुत ही गंभीरता से मेरे साथ बात कर रहे थे। मैं ही उनको थोड़ा सा जैसा लग रहा था किसी दोस्त को मैं बोल रहा हूँ या कह रहा हूँ। तो अचानक मुझे लगा कि कहीं शायद सचमुच यशराज से फोन हो मेरा और यश जी सचमुच मिलना चाह रहे हो, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है 4 बजे। और 4 बजे हमने गाड़ी उठाई। मैं ओशीवारा में रहता था और हम 4:30 बजे बोल रहा हूँ, 3 बजे उठाई, 1 घंटे का मार्जिन रख के पाम ग्रोव होटल के सामने उनका नीचे बंगलोज का एक कॉलोनी है, लास्ट बंगलो में ऑफिस था उनका। यहाँ पे तो ऑफिस बाद में आया है। तो वहाँ पे था, वहाँ पे हम पहुँचे, गाड़ी को हमने बाहर खड़ा कर दिया। हम 3:30 बजे ही पहुँच गए। वहाँ गए तो वहाँ दरवाज़ा बंद, चिलचिलाती धूप और मतलब कोई है ही नहीं, दरवाज़ा बंद है। मैंने कहा बन गया अखिलेंद्र मिश्रा, तुम बन गए, अब हो गया तुम्हारा। बनाने वाले ने बना दिया। अभी कौन है, क्या किया यार, क्यों बुला दिया यार, बन गया। मैं वहाँ घूम रहा हूँ कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ, नंबर भी मुझे याद नहीं। और तब फोन लैंडलाइन पे आता था। अच्छा। फोन, मोबाइल फोन थे नहीं। और मोबाइल फोन आया भी था तो मैं मतलब मेरा कैलिबर नहीं था कि मैं फोन रखूं। हमने रखा ही नहीं था फोन। कॉल उस समय कॉल 16 रुपए का होता था उस समय, फिर बाद में 8 रुपए का हुआ था एक एक कॉल। तो मैंने कहा कि अभी मैं क्या करूं। मैं वहां वॉक करने लगा और वॉक करते करते मैंने ऐसे दरवाजे को देखा और दरवाजे को मैंने छुआ तो छूते ही दरवाजा खुल गया। सामने सिक्योरिटी, वो खड़ा हो गया मुझे देख के, हेलो। मैंने कहा अहमद जी। कहा हाँ अखिलेंद्र मिश्रा सर। हाँ जी जी आपका इंतजार कर रहे हैं, बुला रहे हैं आपको 3rd फ्लोर पे। कहा अच्छा। अब मैं तो एकदम मतलब सांस में सांस, एकदम मैं जो गर्म हो गया था एकदम ठंडा हुआ मैं कि यार बात सही है, तो मिलना है। मैं क्या सोच रहा था, ये अच्छी बात नहीं है। और मैं अब ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहा हूं।
अब सीढ़ियों के बगल में पोस्टर्स लगे हैं उन फिल्मों के जिनको मैंने बचपन से देखा है। इधर दीवार, इधर त्रिशूल, सिलसिला, कभी कभी लाइन से पोस्टर लगे हुए। पूरी एक यात्रा चल रही है मेरी। सीढ़ियां चढ़ रहा हूं, मैं 3rd फ्लोर पे पहुंचा। वहां गया तो हमें हेलो सर बैठिए बैठिए, क्या पियेंगे, चाय कॉफी है बात। तब तक नीचे से फोन आया। तो इन्होंने कहा, ये दौड़ के गए, यश जी आ गए हैं। दौड़ के गया और फिर उल्टे पांव दौड़े हुए, यश जी बुला रहे हैं। मैंने कहा, अरे मैं तो समय के पहले हूं। कहा कि नहीं, उनको पता चला आप आ गए। उन्होंने कहा बुलाओ। और मैं गया और मैं मतलब जाके प्रणाम किया उनको। आओ आओ बेटे, आओ आओ, बैठो बैठो। मैं उस दिन मुझे पता चला कि कोई आदमी बड़ा है तो क्यों बड़ा है। यश जी ने पहले मेरी इतनी तारीफ की एज एन एक्टर। मैंने जो भी काम थोड़ा बहुत किया था, उन्होंने जो देखा था, और उसके बाद उन्होंने कहा, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में आपने चंद्रशेखर आजाद का रोल किया है, अजय देवगन वाली फिल्म राजकुमार संतोषी की। मैंने कहा हाँ। कहा बहुत बेहतरीन काम किया है। मैं और अदी ने डिस्कस किया कि ये जो हमारा कैरेक्टर है ये आप ही करेंगे। ये बता रहे हैं मुझे, एकदम सिंपल ढंग से बता रहे हैं, जैसे बच्चे को समझाया जाता है। और आपने बहुत अच्छा किया ये, और हमारा किरदार ऐसे है, हमारा हीरो जेल में है लाहौर के, वहाँ का ये जेलर है, उसका पावर है, ये है वो है, वो विलन नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत करेक्ट है, ये कड़क है, बहुत ही सशक्त है वो, ऐसे ऐसे है, और हम चाहते हैं वो आप करें। जी बिल्कुल। इस तरह से वो फिल्म मेरा फाइनल हुआ, मेरा गेटअप ट्रायल हुआ, और मैं उसके फ्लोर पे गया। जब पहला दिन फिल्म सिटी के 2 नंबर फ्लोर पे वो सेट लगा था जेल का, और जिसमें हीरो जो शाहरुख खान है वो जेल में है, और रानी मुखर्जी मुझसे मिलने आती हैं, जो किरदार उनका एडवोकेट का है। मैं जेलर हूँ। मैं गया, प्रणाम किया। अनिल मेहता कैमरामैन, वो अपने क्रेन पे थे। रानी कहाँ बुलाया उन्होंने। वो आई, मिली इनसे, आप मिले, ये ऐसे ऐसे। फिर उन्होंने कहा, आपको आपका लाइन याद है? मैंने कहा जी। रानी तुमको लाइन याद है? हाँ। मुझे कहा आप वहां खड़े हो जाइए, मैं आपका रोल कर रहा हूं, रानी चल तू अपना लाइन कर। और अब सीन करके यश जी ने दिखाया मुझे, ये करिएगा, फिर यहाँ आइएगा, यहाँ थोड़ा पेपर वगैरह देखिएगा, थोड़ा समय लीजिएगा यहाँ पे, फिर वहाँ जाइएगा, फिर वापस लौटिएगा, ये होगा आपका, बताया उन्होंने। फिर रानी तुम वहाँ खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारा कर रहा हूँ रानी, है आप अपना कीजिए, आइए। अच्छा। अब मेरे साथ वो कर रहे हैं। जब वो देख लिया, ठीक है, अब मैं यहां हूं, अब आप दोनों करो। अब हम दोनों सीन कर रहे हैं, दोनों एक्टर, रानी मुखर्जी और मैं, और यश जी देख रहे हैं। हाँ, अब थोड़ा आप ऐसे रखिएगा, थोड़ा देख रानी, और तू नजर मत हटाना, देखते रहना इसको, ये डिटेलिंग। उसके बाद मिस्टर डीओपी अनिल मेहता, यू आर रेडी? सर 5 मिनट। हमारे डीओपी को भी 5 मिनट लगेगा। हमारे एक्टर्स रेडी हैं। मतलब एकदम एक्टर्स को यूं लिए हुए हैं, इतना प्यार, इतना सम्मान, यूं लिए हुए एक्टर्स को। फिर मैंने वही देखा, जब जेल के सीक्वेंस में गए, जब जेल में, जहां की शाहरुख खान जेल में है, तो जाके वो बिल्कुल शाहरुख खान को भी दिखा रहे हैं एक्ट करके कि नहीं इतना मत हिल बच्चा, इतना मत हिल, शाहरुख खान इतना बूढ़ा नहीं है। अच्छा। हाँ, वो थोड़ा सा देख, वो फाइटर प्लेन गया, उस रोशनदान की तरफ देखा, तो ज्यादा मत, मतलब इतना डिटेलिंग क्या है, विजन, वो क्लियर विजन है, और शूट हो रहा है। तब जाके फिल्में ऐसी बनती हैं। शाहरुख खान का जिक्र सर आपने किया, सर शाहरुख खान एज एन एक्टर आप कैसे देखते हैं उनको? देखिए, ये जो स्कूल है ना, दिलीप साहब का स्कूल मालूम है आपको? दिलीप साहब का परफॉर्मेंस देखिए आप,
दिलीप साहब के परफॉर्मेंस को आप देखिए और बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन जी का परफॉर्मेंस देखिए। इस परफॉर्मेंस को बच्चन साहब ने थोड़ी सी गति दे दी और बच्चन साहब के परफॉर्मेंस को रफ्तार दे दी है शाहरुख खान ने, रफ्तार दे दी है। समय भी वैसे ही बदला है। शाहरुख खान के समय बहुत गतिशील हो चुकी थी दुनिया, और गति दे दिया उन्होंने, तो परफॉर्मेंस को स्पीड अप करते गए हैं एक्टर्स। आपकी एक कमाल फिल्म का जिक्र करते हैं सर, जिसका भी कुछ देर पहले भी जिक्र हो रहा था, लेजेंड ऑफ भगत सिंह। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, राजकुमार संतोषी की फिल्म, अजय देवगन साहब भगत सिंह का रोल कर रहे हैं। और जब भी भगत सिंह का जिक्र हम लोगों ने इतिहास के पन्नों में पढ़ा, एक किरदार का जिक्र हमेशा होता है, वो है चंद्रशेखर आज़ाद। इस फिल्म में आप चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका में थे और मुझे याद आता है वो सीन जहाँ पर आप खुद को गोली मारते हो, आपका किरदार, और हाथ में वो किरदार मिट्टी लेता है और शायद वैसा बोलता है कि बस मैं इतना ही कर सका। वो जो इम्पैक्ट है वो मेरे को अभी भी याद है। इस सीन की बात कीजिए सर, इस किरदार की बात कीजिए सर। कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद वैसा क्रांतिकारी कोई हुआ नहीं। एक दहशत, अंग्रेजों के लिए एक दहशत थे। सब कुछ हो जाता था, वो पकड़े नहीं जाते थे। अब चंद्रशेखर आजाद के विषय में हम लोगों ने स्कूलों में पढ़ा था, और मुझे फोन आता है कि कहा कि कल क्या कर रहे हो? मैंने कहा बताओ। कहीं राज जी तुमसे मिलना चाहते हैं। हम, राज जी? राजकुमार संतोषी। मैंने कहा अच्छा। तो मैं गया राज जी से मिलने, तो उन्होंने कहा कि मैं फिल्म बना रहा हूँ भगत सिंह पे, तो अखिलेंद्र एक रोल है चंद्रशेखर आजाद का, मैं चाहता हूँ आप करें। मैंने कहा कि मैं चंद्रशेखर आजाद? मैंने कहा सर मैं चंद्रशेखर आजाद नहीं लगूंगा। तो कहा क्या, आप चंद्रशेखर आजाद नहीं लगेंगे? ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा मैं चंद्रशेखर आजाद कैसे लगूंगा सर? चंद्रशेखर आजाद तो मतलब, और देश की जनता मुझे माफ नहीं करेगी, वो रियल हीरो हैं हमारे देश के, प्रेरणा है नवयुवकों के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं कि आप नहीं लगेंगे? उन्होंने अंग्रेजी में एक वाक्य बोला, यू आर द नियरेस्ट चंद्रशेखर आजाद अमॉन्ग ऑल दोज एक्टर टू होम आई मेट। जितने एक्टरों से मिला हूं मैं, उन सारे एक्टरों में आप आजाद के सबसे करीब हैं। तो मुझे लगा कि जब डायरेक्टर मेरा इतना कॉन्फिडेंट है मुझ पे, लेके कन्विक्शन है, हाँ, तो मैं क्यों, मतलब ये क्या अखिलेंद्र मिश्रा? अंदर से आवाज आई, तुम रोल ग्रैब करो, पकड़ो, आजाद का रोल है। तो मैंने कहा ठीक है सर, कब से शूटिंग है? तो कहा कि बस 20 जनवरी से। मैंने कहा समय तो बहुत कम है सर। ये कब की बात थी? अब ये बात है अब अक्टूबर वगैरह की। अच्छा, ओके। मैंने कहा समय तो बहुत कम है, मतलब बहुत तैयारी करनी पड़ेगी सर, मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ेगी आज़ाद के लिए। मुझे अभी का अभी फाइनल कीजिए। मैं एकदम, अब मेरे अंदर ये वो आ गया। हाँ, मतलब मैंने अब आज़ाद जैसा कुछ मैं कुछ अंकुरित होना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा कि मेरे तरफ से आप फाइनल है, आप अपना एक फोटो दे दीजिए, मैं प्रोड्यूसर को दिखा लूँ, प्रोड्यूसर भी अप्रूव कर दे। तो मैंने कहा मेरे पास फोटो तो है नहीं सर। तो फोटो नहीं है? कौन है, बुलाओ, कॉल नाथ का स्टूडियो बुक करो, कल सुबह अखिलेंद्र का एक डमी फोटो शूट करो आजाद का। कॉस्ट्यूम वाले को बोलो, मेकअप वाले को बोलो, कल सुबह कितने बजे सर कागी रखो, और ऐसे 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 ऐसे। मैं सुबह उठा, पास में ओशीवारा में नाथ जी का स्टूडियो था अपना, उठा, अपना घर में डंबल वंबल था, उसको थोड़ा वार्म अप किया करके, अपना जनेऊ तो मैं पहनता ही था, मैं वहाँ गया और ड्रेस वाला धोती वोती लेके आया, मतलब बेयर बॉडी, एक मूंछ वूछ लगा के फोटो शूट हुआ। गया, पता चला कि मैं तो अप्रूव हो गया। तो वो मैंने सुशांत सिंह जिन्होंने सुखदेव का रोल किया है, उन्होंने, उनके पास कुछ किताबें थी, उन्होंने किताबें दी कि मेरे पास किताबें हैं। पीयूष मिश्रा उस फिल्म में थे, राइटर थे। पीयूष मिश्रा ने किताबें दी मुझे, कुछ किताबें मैंने मंगवाई और मैंने पढ़ना शुरू किया आजाद को।
और जिम जाना शुरू किया, एक्सरसाइज करना। जिम में पता चला कि बॉडी इतनी जल्दी नहीं बनेगी, ऐसा होगा नहीं। हम तो दंड बैठक करते थे, अपना फिट रखते थे, लेकिन ये तो आज़ाद की तरह दिखना है, पहलवान, एक रेसलर। तो ट्रेनर से पूछा हमने, तो उसने खर्चा बता दिया कि ये प्रोटीन लेना पड़ेगा, हमारा खर्चा इतना आएगा, और जिम इतने का है, इतना मेंबरशिप का होगा, ये सब हो गया। तो एक बड़ा बढ़िया अच्छा खासा बजट। तो हमने फ़ोन किया कि मिलना है टिप्स में। सीईओ थे राजू हिंगोरानी। फ़ोन किया कि भाई मिलना है, हम गए मिलने। तो उनको हमने बिल दिया, तो उन्होंने देखा है ये कैसा बिल है अखिलेंद्र जी, पैसे की तो बात हो गई है ना। मैंने पैसे की बात हो गई है, वो तो एक्टिंग करने की बात हुई है ना, ये अलग से खर्चा है। कहा क्या खर्चा है? देखा उन्होंने कि बॉडी बनाने का 1.5 लाख, अब बॉडी घटाने का 1.5 लाख। अखिलेंद्र जी ये क्या है? सबका तो बजट बन गया और पैसे की बात तो हो गई ना। तो ये मैंने कहा कि सर कितना पैसा मिल रहा था इस फिल्म के लिए आपको सर? उस फिल्म के लिए कुछ 3-1 लाख कुछ था, मुझे अच्छा, हाँ, ठीक एग्जैक्ट याद नहीं है। और आप 3 लाख का बिल लेके चले गए अलग से? हम तो ये खर्चा हो रहा था ना, तो मैंने कहा कि वो पैसा मिल रहा है इधर खर्चा हो जाएगा, तो एक्टिंग का तो ऐसे बचा ही ही नहीं। तो मैं तो वो ले गया पूरा बजटिंग करके। तो और वो डिटेल पूछेंगे तो भाई जिम ट्रेनर ने जो लिखवाया वो भी ले गया था साथ में, कितना कितना कितना। तो उन्होंने कहा कि अखिलेंद्र जी जिम ये तो बनाने का 1.5 लाख है, घटाने का 1.5 लाख क्या है? तो मैंने कहा वो बॉडी बना लूंगा मैं, फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाएगी तो फिर उसी बॉडी को लेकर मैं थोड़ी बाकी रोल करूंगा, घटाना पड़ेगा ना, तो बाकी रोल्स करूंगा, तो मैं वो खर्चा लगेगा उसमें भी। अच्छा, मैं बहुत गंभीरता के साथ बात कर रहा था कि मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं रमेश जी मानेंगे नहीं। रमेश जी मतलब टिप्स के मालिक रमेश तौरानी जी, मेन प्रोड्यूसर वही थे, और ये राजू हिंगोरानी से बात हो रही है सीईओ से। तो कहा कि ठीक है, मैं मानेंगे नहीं, देखता हूँ मैं ये वो। फिर हमने राज जी को बताया कि राज जी वे बहुत ऐसे ऐसे मैं तैयार कर रहा हूँ अपने आप को, ये वो, दिस इज द एक्टर तैयार कर रहा है ये ऐसे ऐसे। कहा आप करिए, आपको जो भी चाहिए आप मुझसे बोलिएगा, आप कोई बात नहीं है। ये बात हुई। मैं रिगरस 2 घंटे एक्सरसाइज करता था। मतलब मेरा ये 18 हो गया था, बिलीव करेंगे? मैं ऐसा, मेरा जब पोलरॉइड से ऐसे स्नैप खींचा कंटिन्यूटी का, राज्य की एक असिस्टेंट ने, मैंने कहा जरा दिखाओ, ऐसे ऐसे कर रही थी खींचने के बाद, मैंने दिखाओ, ऐसे करके दिखाया तो मैं पहचान नहीं पाया। मैंने कहा मैं ऐसे लगने लगा हूँ क्या? क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज करता था और पढ़ता था उनको, मेरा फोन दोस्त यार सब बंद हो चुके थे कि अब शूटिंग के बाद ही मिलूंगा सबसे, कोई डाइवर्जन नहीं चाहिए, ओनली आज़ाद। मैं पढ़ता था, रोता था उनको पढ़ के कि क्या ऐसे भी क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी आज़ादी के लिए। मैं चटाई पे सोने लगा, मैं धोती, घर में धोती पे बांधता था, मैं उस तरह से हो गया। मतलब ब्लू डायमंड होटल 5 स्टार होटल पूना में, वहाँ यूनिट ठहरी हुई थी, हम लोग ठहरे हुए थे, पूना का पहला शेड्यूल था। तो मैं अपना दरी साथ में लेके गया था, मैं बेड पे नहीं दरी पे सोता। मतलब आप 5 स्टार होटल में आप दरी बिछा के सोते थे। मैं उस तरह से था उन दिनों। कई दोस्त नाराज हो गए थे इसलिए कि मैंने उनके फोन नहीं लिए थे, उनका मैंने फोन नहीं जवाब दिया था। तो शूटिंग के बाद जब फोन किया तो वो नाराज थे, वो जब पूरी फिल्म मेरा रोल खत्म हुआ। तो जो मैं पढ़ा था, ये भूमिका इसलिए बताई मैंने कि वो तैयारी में जो समय लगा मेरे, और तब मैं शूट पे उतरा पूरा तैयार होके आजाद की तरह, कि वो जीवंत दिखे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक एक्टर की, कि अगर आप कोई ऐतिहासिक किरदार करते हैं तो ईमानदारी से आप उसकी तैयारी करें, नहीं तो देश कभी क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग देश के सच्चे हीरो हैं। और वो दिखता है जब वही क्लाइमेक्स वाला सीन का जो जिक्र। अब वो क्लाइमेक्स का जो सीन है जहां अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज घेर लेते हैं और आजाद अपने आप को शूट करते हैं, तो वहां कोई लाइन ही नहीं था, कोई डायलॉग नहीं था, वो जस्ट सीन था। वो
हम लोग जब वहाँ शूट करने गए तो उस दिन का शूट का वो प्लान था, और वहाँ एक पुराना अल्फ्रेड पार्क बनाया था, बहुत पुराना एंशिएंट पार्क था पुणे में, और वो खुलवाया गया था और वो बन तैयार हुआ था। तो मैं घूम रहा था और बिगिनिंग के सीन हो गया कि मैं उसको, क्रांतिकारी जो सुखदेव राज है उसको पैसे देता हूँ कि राजगुरु के माँ को पैसे पहुंचा गया, और तब तक गोलीबारी शुरू होती है और आज़ाद एक पेड़ के छांव में चले जाते हैं। और फिर वहां से तो मैंने राज जी को कहा कि राज जी मैं यहाँ कुछ बोलना चाहता हूँ। तो राज जी ने कहा क्या? राजकुमार संतोषी के बारे में बता दूं कि एक ऐसे डायरेक्टर हैं, एक मतलब एक्टर्स के लिए चैलेंज है, आप कितने कमाल एक्टर हो, करके दिखाओ, कर सकते हो, डू इट। वो ऐसे हैं और उसको रिसीव करते हैं, बजाबता आप कर रहे हैं तो रिसीव करते हैं, हाँ कमाल, ऐसे हैं वो, इतने कमाल डायरेक्टर। मैंने राज जी को कहा, जैसे कहा हाँ क्या, कहिए कहिए। मैंने कहा कि गोलीबारी के बाद जब आखिरी गोली जब बचता है तो उसके बाद मैं खुद को शूट करने के पहले मैं मिट्टी उठा के धरती माँ से माफी मांगना चाहता हूँ, और मैं ये बोलना चाहता हूँ। राज जी ने सोचा, बोला सेटिंग सेटिंग, इधर आओ, यहाँ मिट्टी डालो। अब वहां मिट्टी डलवाया गया, वहां मिट्टी था नहीं, वहां मिट्टी डलवाया गया उस पेड़ के पास। और मैं बैठा रहा, मैं अपना बैठा रहा, लाइटिंग वाइटिंग चलती रही, वहां मैं बैठा हुआ, गोलीबारी हुआ, ये हुआ हुआ। जब वो शॉट आया और जब मैंने वो शॉट हुआ, पिन ड्रॉप साइलेंस था पूरे सेट पे। क्षमा करना मेरी माँ, बस इतनी ही सेवा कर सका, वंदे मातरम। वो सीन होने के बाद राज जी ने पैकअप कर दिया। उसके बाद मूड नहीं था कि शूट करें कुछ और। उस सीन का वो इम्पैक्ट, और वो सीन का इम्पैक्ट स्क्रीन पे दिखता है। बिल्कुल। तो जो लाइन आए, वो लाइन मैंने जो अध्ययन किया था आजाद के बारे में, उसका निचोड़ था वो लाइन। मतलब आपकी मेहनत दिखती है सर, आज भी वो रोल लोगों को इतना याद है। एक और यादगार रोल है आपका, फिल्म का नाम है गंगा जल। गंगा जल, प्रकाश झा उसके डायरेक्टर, और आपका वो फेमस डायलॉग क्या था डायलॉग सर? ये तो साला होना ही था, ये तो साला होना ही था। और फिर आपके वो खड़े होने का अंदाज। हाँ। इस फिल्म के बारे में बताइए। और शायद अजय देवगन आपको पंडित जी बोलते रहते थे इस फिल्म में, कि पंडित जी आप खड़े हो जाइए, आप ऐसे आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाएगी, कुछ ऐसे। क्या था पूरा वाक्य? पंडित जी इसलिए कि लीजेंड ऑफ भगत सिंह करते समय, चूंकि भगत सिंह के साथ साथ जितने क्रांतिकारी थे वो आजाद को पंडित जी ही बुलाते थे। क्योंकि आजाद का नाम चंद्रशेखर तिवारी था। उन्होंने आजाद बाद में डाला जब उन्होंने शपथ ली कि जब तक जीवित हूं इस शरीर को कोई हाथ नहीं लगा सकता, मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। तो जो ब्रह्मणत्व था वो कमाल था उनको, तो उनको पंडित जी। तो उस ही क्रम में, क्योंकि भगत सिंह के बाद की फिल्म है गंगा जल, तो वो सब मुझे पंडित जी बुलाते थे। हुआ ये कि मैं जब गया वाही, जब शूट चल रहा था यहीं महाराष्ट्र में, जबकि फिल्म बिहार बैकड्रॉप की है, शूट हमने महाराष्ट्र में की है, तो वो हमने पहले पता किया कि किस किस की पुलिस की शूटिंग हो गई है। क्योंकि पूरा गैंग जो था वो पुलिस था, सिर्फ मोहन जोशी जी और यशपाल को छोड़ के। बाकी अजय देवगन, मुकेश तिवारी, अनूप सोनी, दयाशंकर पांडे, चेतन पंडित, सब के सब पुलिस ड्रेस में पूरा गैंग था। तो मैंने कहा पुलिस के ड्रेस में 6, 7, 8 जो खड़े होंगे एक साथ स्क्रीन पे, तो पता ही नहीं चलेगा। अजय देवगन तो पहचान में आ जाएंगे क्योंकि अजय देवगन है, बाकियों को कौन पहचानेगा कौन है, कैसे हो सकता है? तो उसके लिए एक्टर के पास एक ही हथियार है, वो हथियार है उसका बॉडी लैंग्वेज, जिस पर एक्टर को, मैं हमेशा एक्टर से कहता हूं कि अपने बॉडी लैंग्वेज का पर जरूर काम करें कि कौन सा चरित्र निभा रहे हैं वो, उस चरित्र का बॉडी लैंग्वेज क्या होगा उसके स्टेटस के हिसाब से, उसके लिविंग के, उसके स्तर के,
उसके बैकड्रॉप के, उसके पहनावे ओढ़ावे, उनके लालन पालन के, शिक्षा दीक्षा के अनुसार उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, उस पर जरूर काम करें, क्योंकि वो एक पहचान है। अब ये चूंकि हौलदार से डीएसपी बना हुआ है, तो वो सारा लक्षण था, हौलदार से जमादार, जमादार से फिर छोटा दरोगा, बड़ा दरोगा, इंस्पेक्टर, फिर डीएसपी। तो जो नीचे से जो गया है ये भूरेलाल, भूरेलाल, डीएसपी भूरेलाल, डीएसपी भूरेलाल, तो वो पूरा लक्षण होगा उसमें। तो मैंने पता किया तो पता चला लगभग सबकी शूटिंग हो गई है। तो मैं तैयार हुआ, और जो स्कूल था जो पुलिस हेडक्वार्टर बनाया गया था, तो उसका जो बरामदा था बहुत लंबा था, तो वहाँ मेकअप रूम से मैं निकला तैयार होकर पुलिस की वर्दी में, और सामने प्रकाश जी दूर उसी बरामदा के एक तरफ छोर पे मॉनिटर लेके बैठे हुए थे, सीन चल रहा था, शूट हो रहा था। तो मैं वहाँ से निकला और उसी बॉडी लैंग्वेज पुलिस के ड्रेस में मैं चलता हुआ जा रहा हूँ। मैंने जा रहा हूँ मतलब प्रकाश जी की तरफ आ रहा हूँ उनको दिखाने के लिए। तो मैंने देखा कि प्रकाश जी ने एक बार ऐसे देखा मुझे, और देखने के बाद फिर मॉनिटर पर लग गए वो। तो मैं आके यहाँ खड़ा हो गया, यहाँ पे खड़ा हो गया, तो वो मॉनिटर देख रहे थे, सीन चल रहा था, ऐसे शॉट चल रहा था। देखा उन्होंने, और देखा और देखे, उनको लगा कि कोई आगे खड़ा हुआ है, तो उन्होंने एक बार ऐसे देखा मुझे, जैसे देखा मैंने कहा सर, तो वो फिर ऐसे देख के ऐसे हो गए, हाँ हाँ हम तुम हो, अभी तुम ही चल के आ रहे थे क्या? मैंने कहा हाँ। तो तुम फिल्म में वैसे चलने वाले हो? मैंने कहा हाँ। और ये जो तू किए? मैंने कहा हाँ। कहे तो बहुत अच्छा है यार, रखो ऐसे करता है ना, रखो इसको। तो ये अप्रूव हो गया मेरा। और जब भी मैं सीन करता था बाकी एक्टर हंसते थे, कंबाइन सीन है तो हंसने लगते थे कि ये तो मतलब कुछ अलग ही हो रहा है ये। ये डायलॉग कहाँ से आया? ई तो साला होना ही था। ये प्रकाश झा जी ने दिया, ये प्रकाश झा जी ने लिखा था, स्क्रिप्ट में था ये स्क्रिप्ट में प्रकाश जी ने राइटर है उसके, तो स्क्रिप्ट में उन्होंने लिखा हुआ था। आपको पता है मीम वर्ल्ड में कितना फेमस है, कितना चलता है इस पे मीम वगैरह सब? हाँ, मैं पुलिस के वर्दी पे वो लिख देते हैं वो लोग, कुछ भी कांड होता है तो हाँ, तो ईस तो साला होना ही। तो वो बाद में बड़ा पॉपुलर हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया उस किरदार को। अब मैं धन्यवाद करता हूँ अपने दर्शकों को, इतना प्यार देते हैं, ये कम है। सही बात है, ई तो साला होना ही था, ई तो साला। तो सर आप बिहार के रहने वाले हैं सर, बिहार को कैसे देखते हैं आप सर? बिहार को मैं अपनी जन्मस्थली के रूप में देखता हूँ, जहाँ से 3 धर्म एक साथ जन्म लेते हैं, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, और चाहे हमारे गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली हो। तो ये 3 धर्मों का जो स्थल है बिहार, ये अपने आप में, और चाणक्य जैसे लोग जहाँ हों, चाणक्य जैसे विद्वान, कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, वो अपने आप में, और वो सारी बातें ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतिहास तक सीमित है। आज भी हर बिहारी में कहीं ना कहीं चाणक्य नीति का झलक मिल जाएगा आपको। आज भी कहीं ना कहीं विद्यापति झलक जाएंगे बिहारियों में। आज भी कहीं ना कहीं वैदेही की प्रारूप जो है लड़कियां, वो दिख जाएंगी उसी संस्कार में, चाहे जहां भी ब्याह के गई हैं, चाहे जिस क्षेत्र में भी एक्सेल करना हो। आज भी उस तरह के दानी प्रतापी लोग दिख जाएंगे जैसा कि राजा जनक थे। रामायण में एकमात्र जगह है मिथिलांचल जो केवल देना जानता है। लेकिन बिहार को लेके जो इमेज क्रिएट कर दी गई सर सालों से, जो लोग बिहारी को वैसे गाली के तौर पे भी इस्तेमाल किया गया, ये बिहारी, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि कहाँ गलती हो गई, कहाँ से कहाँ हम लोग पहुंच गए सर? नहीं, बिहारी कहलाना कभी भी गाली नहीं है, मैं तो कभी नहीं मानता। मैं तो जब से मुंबई आया हूं, मुझे 40 साल हो गए, कभी भी मुझे कोई भी बिहारी भी कहा, मैं एकदम गर्व के साथ वैसे ही सीना चौड़ा करके ही चला हूं। चाहे रिहर्सल हो, चाहे थिएटर हो, चाहे थिएटर लोगों से मिलने हो, कहीं भी हम तो छाती ठोके कहते हैं हाँ हम बिहार से हैं, जबकि कई बिहारी लड़के छुपाते थे, नो आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो पता चलता कि इसका पूरा आव भाव एटीट्यूड जो है
वो पूरा का पूरा बिहारी झलकता है, ये दिल्ली से कैसे हो गया? तो कहने का मतलब, और फाइनली पता चलता है कि बिहार का ही है, लेकिन उसको शर्म आती है बिहारी कहने में। अरे बिहार हो, बिहारी जहां जाता है पूरे विश्व में वहीं झंडा गाड़ देता है। तो कोई गाली नहीं है। आप जो अगर गाली समझ के बकता है ना, वो गाली उसके लिए है। और जो अगर एप्रिसिएशन समझ के कहता हो कि ये बिहारी है, तो उसके पास एप्रिसिएशन है। जिस माइंडसेट से आप बोलेंगे ना, उसी माइंडसेट से आप पाएंगे। बिल्कुल। तो गाली नहीं है, बिहारी एक दम है। क्या बात। बिहारी एक धैर्य है, बिहारी एक प्रकृति है, बिहारी एक दान है, बिहारी एक धर्म है, बिहारी भाषा है, बिहारी समृद्धि है, बिहारी संस्कृति है, बिहारी संपदा है, बिहारी इतिहास है। बिहार आसान थोड़ी है। पूरे संपूर्ण आर्यावर्त की राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो अब इतिहास में क्या उजागर किया गया, क्या नहीं किया गया, उसके जिम्मेदार वो इतिहासकार हैं जिन्होंने इतिहास लिखा। हम और आप नहीं है। हम और आप नहीं है, लेकिन हाँ, उसे सुधारा जा सकता है और सुधारा जाना चाहिए। इस पर तो हम बोलेंगे ही बोलेंगे। बिल्कुल सर। और चीजें बदल रही है सर। अभी जैसे बिहार का जिक्र हो रहा है, अभी छठ पर्व जो महापर्व था वो बीता। आप छठ करते हैं? आपके घर में कोई करता था छठ? मेरी माँ छठ किया करती थी, मेरी भाभी भी किया करती थी। अब भाभी भी नहीं रही, माँ भी नहीं रही। छठ के साथ मेरा बड़ा ही संवेदनशील संबंध है। मैं बचपन से ही अपनी माँ का दाहिना हाथ बन के और उनके साथ प्रत्येक छठ के कार्य में शुरू से एक हफ्ते पहले से तैयारी शुरू हो जाता था कि नया नया गेहूँ आया, वो गेहूँ को धोना, धो के सुखाना, छत पे बैठना कि कहीं कौआ आके चिड़िया आके जुठा न दे। हुल, अरे बबुआ चल जाइए छठ में, देखो कौआ आइल बरन सन, अरे चिड़िया आइल बरी सन। तो बउआ वहीं बैठे हुए हैं, सब भगा रहे हैं। सूख गया, शाम को फिर उसको समेटा गया, फिर सुबह। तो उस तरह से फिर उसको ले जाके उसको पिसवाना, अपने सामने पिसवाना, उसको ले के आना। ठेकुआ बन रहा है उसमें मदद करना, फल को धोना, तरह तरह की सब्जियों को पत्तों के साथ, मूलियां आदि, अदरक जिसको कहते हैं पत्तों के साथ, हल्दी पत्तों के साथ, सुतनी, अलुआ, चना, मूंग, आया है टाब, अरे मतलब मत पूछो, ऊख जिसको ईख बोलते हैं, गन्ना, जो खेतों से जो फल, जो सब्जियां, जो अन्न, जो उस मौसम में निकला है अभी अभी, वही सब कुछ प्रयोग में लाया जा रहा है छठ पूजा में। इस तरह का त्योहार इस संसार में है नहीं है। एक भी फल खरीदने की आवश्यकता नहीं है। खेतों से आए गरीब से गरीब पूरी समृद्धि के साथ छठ पूजा करता है, क्योंकि खेत से ही, और नहीं है तो मांग लेता है कि 5 गो ऊख दे दी, गन्ना दे दीजिए 5, 2 गो मूली दे दीजिए, अदरक दे दीजिए, क्योंकि पत्ते के साथ चाहिए, जमीन से उखड़ा जाता। अलुआ, कौन, सुतनी, चना, ये सब खेतों से ही मिल रहा है। और लोग, गरीब से गरीब लोग, ठेकुआ बनाकर समृद्धि के साथ घाट पे जा रहे हैं, चाहे गांव का तालाब हो, चाहे पास में जो भी नदी हो, घाघरा हो, सरयू हो, गंगा हो, जो नदी हो, वहीं पे जाओ और जाके अपना घाट पे, और एकदम पूरी स्वतंत्रता है, उन्मुक्त होके, स्वतंत्र और स्वच्छंद होके अर्घ दीजिए छठ के घाट पे। कहीं भी बैठिए, न जात, न पात, न ऊंच, न नीच, न भेद, न भाव, अर्घ दीजिए। कोई किसी को भी अर्घ दिलवा सकता है। सही बात। कोई किसी के लिए मंत्र पढ़ सकता है। उस नदी में कौन कहाँ खड़ा है मालूम ही नहीं, वहां कोई नहीं देखा। सारी महिलाएं हैं, सारी छठ ही मैया के प्रतिरूप हैं। शाम का अर्घ हो, यहां पे एक किसका कोसी भरा गया घाट पे, और यहां पे दूसरे का भरा गया, वहां तीसरे पे। अब कौन उसमें अमीर है कौन गरीब है पता नहीं, सब छठी मैया की प्रारूप है, और सब जगह वही गाना चल रहा है।
इजी के रवाजे फरेला घवद से ऊपर सुगा मेड़ राय, ऊपर सुगा मेड़ राय। मैं तो जब ये सब गाना सुनता हूँ छठ के दिनों में तो एकदम रोंगटा खड़ा हो जाता है। भावुक हो और जाते हैं। मैं बिल्कुल, छठ एक बहाना था कि हम लोग गांव में इकट्ठे हों, छपरा में इकट्ठे हों, और माँ छठ करती थी और पूरा परिवार कहीं ना कहीं से इकट्ठा हो जाता था। एक मिलने जुलने का भी एक सालाना ये होता था, और छठ में भाग लेने का वो भागीदारी थोड़ा सा वो गड़बड़ा गया क्योंकि माँ के ना होने से, छठ ना होने से। लेकिन छठ के दिनों में मैं माँ के साथ ही रहता हूँ, उन स्मरण में, उन यादों में, माँ के साथ उनकी पूरी तैयारी में, और उस यादों में तैरता रहता हूं मैं। वो गाना चलता रहता है मन मस्तिष्क में। और ऐसे भी छठ पूजा में चाहे बंबई भी क्यों ना हो, नहीं मतलब अब तो बहुत ग्लोबल हो गया, यहाँ पे भी रहते हुए हम लोग को हर याद जगह। आ ही जाता है, बिल्कुल हो जाता है। विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां जबरदस्त रूप से छठ हो रहा है। जहां जहां बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग गए हैं वहां छठ को लेके गए हैं। मेरी उम्मीद है कि सर इसी तरह ये चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय निकाल के आप हमारे धन्यवाद, पॉडकास्ट पर आए सर। देखिए, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो आप डिजिटल कमेंट्री जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साझा भी कीजिए। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? शेयर कीजिए। हाँ, दोस्तों को, परिवार वालों को, भाइयों को, बहनों को, सबको, दुनिया भर के लोगों को। धन्यवाद।